आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर होगी पीएम से चर्चा। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर लगी मोहर। 17 दिसंबर से विधानसभा का सत्र होगा शुरू। किसान आंदोलन को कल 1 साल होगा पूरा। पंजाब हरियाणा के किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर कूच। बॉर्डर पर मनाएंगे सालगिरह। मंडी डब्बाली में जलघर की टंकी पर चढ़े किसान। भूमि से उचित मुआवजे को लेकर किया किसानों ने प्रदर्शन। अमृतसर से जामनगर हाईवे पर हुई भूमि अधिकृत। नौकरी में 75% आरक्षण का मामला गरमाया। गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। कानूनों को रद्द करने की मांग। और नारनौल में दहेज हत्या मामले में 22 साल बाद मिला पीड़ित पक्ष को न्याय। लड़की पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाए थे दहेज प्रताड़ना के झूठे आरोप। डिप्रेशन में थी महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन खबरों के बारे में, उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों में जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपसे यहां पर जुड़ी हुई हो, आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी हो, और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा हुआ हो और आपके काम की हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज आपको दिखाते हैं बड़ी खबरों को। आज 26/11 मुंबई हमले की 13वीं बरसी है। आज इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो चुका है, इस पर भी विश्लेषण करना है। चंडीगढ़ 17 दिसंबर से होगा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक एक करके तमाम खबरों पर यहां चर्चा की जाएगी। 26/11 मुंबई हमले की 13वीं बरसी है। आज इस पर चर्चा, इस पर विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज 13 साल बीत चुके हैं, 13वीं बरसी है इसे। तो आज कई मुद्दों पर चर्चा होना बाकी है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की 13वीं बरसी है आज। भारत के इतिहास का सबसे भीषण और डरावना आतंकी हमला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आतंकियों ने इस दौरान 160 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। तो सिलसिलेवार तरीके से यहां पर एक के बाद एक की मौत हुई थी। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रहा था। शहर के हालात पूरी तरह से सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ भी उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज हो गई। उस रोज यहां पर आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को 13 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे। तो आज 26/11 मुंबई हमले की 13वीं बरसी है। हमले से 3 दिन पहले ही 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। तो आज का दिन सभी को याद होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले की 13वीं बरसी है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और इसका विश्लेषण हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण करेंगे। प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, आज का दिन बेहद खास इसीलिए भी है क्योंकि आज के दिन को कोई भूल नहीं सकता। अगर बात करें तो आज का काला दिन है जिसे 13 साल बीत चुके हैं। 26/11 मुंबई हमले की आज 13वीं बरसी है और अखबारों में भी इसे बड़ी प्रमुखता के साथ छापा गया है।
जी बिल्कुल, देखिए जो 26/11 का हमला है वो हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे और हमारे काफी जवान शहीद हुए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि इस हमले को अब भी याद किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित ये आतंकवादी हमला था, तो उसको जो हमारे जवानों ने अपनी प्राण न्यौछावर किए थे देश की रक्षा करते हुए इस हमले को नाकाम करने के लिए, उनको आज याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है कि किस जांबाजी से उन्होंने लड़ते हुए अपने देश की रक्षा की। तो आज का दिन वाकई हर भारतवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए सभी अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से छापा है, और जो शहादत हमारे जवानों की है उसको याद करके सेना का मनोबल बढ़ाने का काम हमारी जनता करे। वाकई परवीन, अगर उस दिन को याद किया जाए तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 26 नवंबर 2008 की वो शाम है जब मुंबई हर रोज की तरह यहां पर अपनी जिंदगी बड़े ही खुशनुमा और मौज से जी रहा था। चहलकदमी पूरी थी, शहर के हालात पूरी तरह से सामान्य थे, लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। लेकिन ऐसे में इस हमले के बाद से मुंबई पूरी तरीके से हिल गई थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये हमला किया गया किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी समुद्र के रास्ते से मुंबई में घुसते हैं और उसके बाद अलग अलग स्थानों पर वो जाकर एक साथ जो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, तो इससे पूरा देश हिल गया था उस वक्त के। और उसके अलावा जो ताज होटल में उनका कब्जा था, क्योंकि ताज होटल में विदेशी मेहमान भी रुकते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी फोर्सेस के लिए कि किसी भी विदेशी मेहमान को या जो वहां पर हमारे देश के भी जो लोग रुके हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना। और इस काम में कहीं ना कहीं हमारी जो सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है एनएसजी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। और बाकी जगह जिस तरह मुंबई के मुंबई पुलिस के जाबाज जवान लड़ते हुए आतंकवादियों को मार गिराया, तो वाकई बहुत बड़ा हौसला दिखाया हमारे जवानों ने कि उन आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार होने के बावजूद हमारे जवानों ने अपने पुराने हथियारों से आतंकवादियों से लोहा लिया। तो ये वाकई गर्व की बात है आज, और देश इसको याद कर रहा है आज, और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके परिवारों को सम्मानित भी आज किया जा रहा है हर जगह। तो बिल्कुल प्रवीण, भारतीय इतिहास का इसे काला दिन कह सकते हैं, जिसे चाहकर भी कोई नहीं भुला सकता। जी बिल्कुल, देखिए इस हमले को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये सभी की यादों में ताजा है और इस दिन को कोई भुला नहीं सकता। और इसी को लेकर पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम किए जाते हैं, उन शहीद जवानों को याद किया जाता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी ये सबक ले सके कि किस तरह से हमारे जाबाजों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की रक्षा की थी, अपने देश की अखंडता की रक्षा की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 26/11 मुंबई हमले की 13वीं बरसी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की 13वीं बरसी है। भारत के इतिहास का सबसे भीषण और डरावना आतंकी हमला कहेंगे इसे। तो वहीं आज दूसरी और बड़ी खबर जो अखबारों में छपी हुई है, किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है। किसान ट्रैक्टर रैली यहां पर निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो एक तरफ यहां पर कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, लेकिन उसके बाद भी किसान अपने मांगों पर यहां अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी अन्य मांगे नहीं मानी जाएंगी, इसी तरीके से उनका धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। तो किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाजपत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाजपत, किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में आज सालगिरह के तौर पर इसे मनाया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया, केंद्रीय कैबिनेट की मोहर भी लग गई, लेकिन उसके बाद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अभी भी कई अन्य मांगे हैं, जब तक वो नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए 3 कृषि कानूनों को लेकर काफी लंबे दौर से जो किसान बैठे हुए दिल्ली की दहलीज पर, और आज पूरा 1 साल हो चुका है। इस बात को लेकर किसान पूरी खुशी मना रहे हैं। और लगातार बता दें आपको कि कल जो है वो काफी बड़ी बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आखिर दिल्ली 29 तारीख को कूच किया जाएगा, अगली रणनीति कैसे बनाई जाएगी। लेकिन आज का जो वो ऐतिहासिक दिन है। आपको बता दूं कि अंग्रेजों के समय भी जब एक आंदोलन चला था, जिसको 9 महीने तक आंदोलन चला था, उसके बाद
अब ये जो पूरा 1 साल का आंदोलन है तो इसको इतिहास में दोहराने के लिए आज काफी बड़ी खुशी मनाई जा रही है। सिंघू बॉर्डर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बिंदु पॉइंट है, जहाँ का अगर बात जिक्र करें तो लगातार जो है आंदोलन यहीं से मजबूत बनाया जाता है और यहीं से पूरी तैयारी रखी जाती है। जी लाजपत दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान भी कर दिया गया है। तमाम वहां पर किसान भी पहुंच रहे। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि लगातार जो है जी बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार जो है 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे दौर तक जो है बैठक जारी रहती है और आज प्रशासन की पूरी तैयारी है। जी किसानों की क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर लाजपत, क्योंकि जिस तरीके से तीनों कृषि कानून यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं, बिल वापस ले लिए गए हैं यहाँ पर, अब किसानों की मांग क्या है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो है 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाना तो भाई था, लेकिन अब अन्य तरह की मांगे जो है वो कल बैठक में शामिल होंगे, बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर किसान यहां पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ पिछले साल 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगे पूरी हो और केंद्र के साथ बातचीत होने तक किसान आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो हमारे साथ सतीश जुड़ गए हैं, किसान नेता। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कुछ तैयारी आज आपकी है बॉर्डर पर? आज 1 साल पूरा हो चुका है, सालगिरह के तौर पर आज का दिन आप लोग मना रहे हैं। जी, पहले तो पूरे देशवासियों को जो इस आंदोलन में पूरे 1 साल से साथ देने के लिए पूरे किसान मजदूर समाज को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और रही बात आज की, आज किस तरह का देश में एक अच्छा माहौल, पूरे के पूरे किसानों के जत्थे बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और आज इस 1 साल का पूरी तरह एक रंगारंग प्रोग्राम होगा और अच्छी तरह इस देश में एक मैसेज देने का काम होगा। और आज एकजुटता में कितनी बड़ी ताकत है जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को झुकाने में, जो इतने तानाशाही रवैये के तहत ये जो कानून लेके आए थे उनको झुका के किस तरह जीत की तरफ पहला कदम रखा। लेकिन अभी जीत आधी अधूरी है, क्योंकि अभी जो मेरे 700 किसान शहादत हुए हैं और एमएसपी तो माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी ना बोल के किसान समाज को निराश करने का काम किया। जी लेकिन सतीश जी, अगर देखा जाए तो कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। खुद पीएम का भी कहना है, बाकी लोगों की राय भी यही है। किसान आंदोलन आखिर क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं आप लोग? मेरी छोटी बहन, सरकार कानून लेके आई थी और सरकार ने कानून वापस ले लिए, लेकिन जो इस दरमियान जो तूफान आया, उस तूफान में जो नुकसान हुआ, जो किसानों की शहादत हुई, उसका जिम्मेवारी सरकार क्यों अपने ऊपर नहीं ले रही? क्यों उनकी भरपाई करके उन्हें खुशी खुशी घर भेजने का काम नहीं करती? इसमें जो मेरे 700 किसानों ने शहादत देने का काम किया, उसका हर्जाना भी तो सरकार ने देना चाहिए ना, क्योंकि इसमें अपनी कोई खुशी से आंदोलन नहीं करता। ये तो सरकार ने जो ये कानून थोपने का काम किया था, उसके आंदोलन में जो मेरे किसान भाई शहादत देने का काम हुआ, उसमें उन्होंने उनकी रोजी रोटी का प्रबंध करके उनको जब घर भेजना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आज का दिन बेहद खास इसीलिए भी है क्योंकि किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। किसान आज ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ पिछले साल 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता यहां पर साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। जो 700 से 800 किसानों ने यहां पर अपनी जान गवाई है, इसे 1 साल के अंदर उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी होगी। एमएसपी गारंटी यहां पर सरकार को देनी होगी और अन्य जितनी भी किसानों की मांगे हैं वो मांगे पूरी हो। जब तक सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है, किसानों की अन्य मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। 60 ट्रैक्टरों के साथ 29, आपको बता दें कि संसद के लिए भी मार्च निकाला जाएगा। टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि ट्रैक्टर मार्च उन्हीं सड़कों से गुजरेगा जिन्हें सरकार द्वारा खोला जा चुका है।
आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास दिन इसीलिए भी है क्योंकि पूरा 1 साल किसान आंदोलन को बीत चुका है। देश भर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया। केंद्र सरकार के यहां पर विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जा चुका है, जिसके बावजूद अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 1 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान भी कर दिया था पहले ही, जिसको देखते हुए अब हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस पर सहमति भी दे दी, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अभी और अन्य मांगे हैं जो पूरी होनी है। अगर वो पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। धन्यवाद जी मैडम, आपका भी। बिल्कुल, किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी खबर को, क्योंकि 1 साल बीत चुका है किसान आंदोलन को, लेकिन अब भी किसान यहां पर इस आंदोलन को वापस लेने के बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। आज सालगिरह के तौर पर दिन को मनाया जा रहा है, तमाम बॉर्डर्स पर यहां पर किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर अभी किसान नेता से भी हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि अन्य मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। देखिए मैडम, ये किसान आंदोलन का मुद्दा तो अब खत्म है। जब देश के मुखिया ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि तीनों मांगे हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, और कैबिनेट ने भी इसके ऊपर निर्णय कर दिया, अगर हम वापस ले लिए, लेकिन ये प्रक्रिया है कानूनन, तो वो तो पूरी करेंगे ही। तो विश्वास एक तो करना चाहिए। दूसरा, इनके जितने भी किसान उनके मुद्दे हैं, उन पे कमेटियां सरकार बनाएगी, उसके जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे करेंगे। लेकिन बात केवल किसान की नहीं है, बात मुझे लगता है कि राजनीति की भी है। और राजनीति की वजह से ही अगर इसके बाद भी कोई और मुद्दे पे निकाल लाएंगे तो विषय वो नहीं है। विषय तो ये है कि भाई आज देश का प्रधानमंत्री ये चाहता है कि अपने किसान को किसी तरह का नुकसान ना हो, किसी तरह के मानहानि जनहानि ना हो। लेकिन कुछ आंदोलन हो रहे हैं, कुछ तो बहुत किसान ठीक चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे भी चल रहे हैं जो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जगबीर मलिक हमारे साथ कांग्रेस विधायक जुड़ गए हैं। जगबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जगबीर जी, किस नजरिए से इस पूरी खबर को देखते हैं, क्योंकि तमाम अखबारों में भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ आज छापा गया है। बड़ा अहम दिन है, किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है, ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। साफ तौर पर किसान नेताओं से जब हमारी बात हो रही है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ 3 कृषि कानून वापस ले लिए इससे काम नहीं चलेगा, जो अन्य मांगे हैं वो भी पूरी हो, उसके बाद ही आंदोलन वापस लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर लक्ष्मण यादव भी जुड़े हुए हैं, विधायक बीजेपी से। हाँ जी, ये जो है देर आए दुरुस्त आए, ये तो बात ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने जो है 1 साल में ये समझ में आई किसान ठीक रास्ते पर है, उनकी मांगे, उनकी ये मांग मान ली और तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एमएसपी का मुद्दा बहुत जरूरी मुद्दा है। जिस प्रकार अब ये मालूम है हरियाणा में जो बाजरे की खरीद है वो 25% कर दी गई, यदि गेहूं की खरीद कम कर दी गई और फसलों की खरीद कम कर देंगे तो उसकी गारंटी कौन देगा। ये एमएसपी पर खरीदी जाएगी किसान की फसल, और जब तक एमएसपी नहीं होगी, जिस प्रकार हर एक चीज के अब बिजली बिल लाने जा रहे, किसान को बिजली महंगी मिलेगी, किसान का डीएपी महंगा, यूरिया महंगा, किसान की हर चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन उस देशों में फसलों के भाव नहीं बढ़ रहे। तो इसलिए यदि किसान की दुगनी आय करनी है तो एमएसपी की गारंटी जरूरी है सबसे पहले, और उसमें जो है एमएसपी में इजाफा भी करना पड़ेगा, ये जरूरी है। लेकिन चलो ठीक है, ये तो आज 1 साल के बाद जो है जो किसानों ने झेला है अपने संघर्ष से, जो है ये उनकी को खैरात बनेगी, ये किसानों के संघर्ष की जीत है और जो मजदूर और किसान की जीत है ये। लक्ष्मण यादव जी, क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, मेरे बड़े भाई मलिक साहब जो कह रहे हैं
25% बाजरा खरीदा है। 25% के साथ साथ हमने सारा बाजरा का भावांतर भी दिया है, मतलब वो भी बात पूरी बताए। और हमारे ही स्टेट में ऐसा है कि जो 11 फसलें जो है एमएसपी पे खरीदी जाती है, कोई स्टेट नहीं खरीद रहा। तो और सबसे ज्यादा मुआवजा हमारी सरकार दे रही है, सबसे ज्यादा गन्ने के भाव हमारी सरकार दे रही है। और जो कह रहे हैं कि महंगा हो गया होगा, महंगा सरकार के ऊपर हुआ है। अभी आपने देखा, हमने डीएपी पे 1200 रुपए की सब्सिडी दी। महंगा हुआ है नो डाउट, लेकिन महंगा सरकार के लिए हुआ, किसान को फिर भी हमने सुविधाएं दी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे चीजों पे क्लियर है बात। पिछले चीजों को देखेंगे, जब कांग्रेस का राज्य था तब उनका हमारा तुलनात्मक करेंगे तो हमने 100 गुना फायदा किसानों को करने का प्रयास किया है। और दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया है, केवल इसलिए लिया है कि देश की जनता परेशान थी। कुछ किसान, ये तो आपने देखा, कुछ किसान भी इसमें थे, ऐसा नहीं है कि वे किसान नहीं थे, किसान भी थे, लेकिन देश की जनता इनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। और किसान हमें सबसे प्रिय है। किसान हमारे लिए कृषि प्रधान देश है, किसानों का विकास करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। जब तक किसान का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। ये हमारी सरकार भली भांति जानती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी। तो ऐसा नहीं है, हम सब किसान के ही बेटे हैं और किसानों को नुकसान कहीं हो इसके लिए चिंता सरकार करती है निरंतर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण यादव जी आपका जुड़ने के लिए, और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जगबीर मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। किसान ट्रैक्टर मार्च पे निकालेंगे, यहाँ साथ ही किसानों ने साफ तौर पर अपनी अन्य मांगों को भी रख दिया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बाकी अन्य मांगे जब तक नहीं मानी जाती हैं तब तक उनका आंदोलन इसी तरीके से यहाँ पर जारी रहेगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पर अगली खबर की ओर, जो बड़ी खबर है और अहम खबर है जिसे अखबारों में जगह दी गई है। चंडीगढ़ की यह खबर है, 17 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो बड़ी अहम खबर है, 17 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र, मनोहर कैबिनेट का यहाँ पर फैसला। और इस सत्र में कई अन्य और कई अहम मुद्दों पर बातचीत, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कई यहाँ पर ऐसी योजना है जिन पर मोहर भी लगेगी। तो 17 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। मनोहर कैबिनेट का फैसला है ये। तो 17 दिसंबर वो अहम दिन जब विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। मनोहर कैबिनेट की बैठक, और इस बैठक में यह फैसला लिया गया। कल कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला हुआ है कि 17 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होगा। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में कल ये फैसला हुआ है कि शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होगा ये। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मनोहर कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर है, कल कैबिनेट की बैठक को लेकर 3 बजे कल कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर यहां चर्चा हुई। पॉल्यूशन का बड़ा खास मुद्दा था जिस पर चर्चा हुई है कि किस तरीके से पॉल्यूशन से हरियाणा की जनता को बचाया जा सके। इसके साथ ही यहाँ पर कई अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई। साथ ही ये भी चर्चा हुई है कि 17 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होगा। मनोहर कैबिनेट का ये फैसला है। तो हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अरविंद जी, 17 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र है। तमाम अखबारों में बड़े प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा गया है और कल कैबिनेट में ये फैसला हुआ है। किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी खबर को? आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी।
अरविंद जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, कम आ रही है आवाज आपकी जी। 17 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन 3 दिन का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है जी, जानकारी में है। हाँ, मनोहर कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है, क्या क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं इसमें चर्चा के? देखिए, ये तो बिजनेस एडवाइजर कमेटी जो होती है वो तय करती है कि क्या क्या विषय आएंगे, क्या बिल आएंगे, क्या प्रस्ताव विधानसभा के विधायकों ने माननीय ने दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन से प्रश्न काल में प्रश्नों को लेंगे। तो ये बिजनेस एडवाइजरी का काम होता है, तो वही तय करते हैं। तो उस विषय में मैं कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है बाहर के लोगों को, क्योंकि हम लोग संगठन के लोग हैं। तो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जब आएगा तब पता लगेगा, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस विषय पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को 50,000 प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए यहां पर अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। बड़ी खास शुरुआत है ये। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस शुरुआत को यहां पर किया गया है कोविड-19 के कारण जो मृत्यु हुई है उनके मामलों में परिजनों को अनुग्रह सहायता के लिए ऑनलाइन योजना यहां पर शुरुआत की गई है। जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट के प्रति के साथ ही अपना दावा आवेदन ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर बता दें कि ये फैसला बड़ा अहम फैसला है। कोविड-19 की वजह से जो मृत्यु हुई है उनके मामलों में मृतक के परिजनों को 50,000 प्रति केस के अनुसार यहां अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। यानी कि कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट के प्रति आप अपना दावा यहां पर आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। साथ ही साथ इस सेवा को परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत करने और विकसित भी किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जरूरी जो दस्तावेज हैं जमा करने के 30 दिनों के अंदर सभी आवेदन दावों का निपटारा भी किया जाएगा और आधार से जुड़े यहां पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से भी अनुग्रह सहायता वितरित की जाएगी। ये योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में होगी। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य में कोविड-19 के कारण जो मृत्यु हुई है उनके मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपए प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी अहम योजना कोविड-19 की वजह से जो मृत्यु हुई है उनके यहां पर परिजनों को 50,000 प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ छापा गया है, हर अखबारों में जगह दी गई है। किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी खबर को? जी बिल्कुल, ये काफी अहम फैसला जो है वो सरकार द्वारा लिया गया है। जिस तरीके से कोविड के दौरान जो है लोगों की मृत्यु हुई है उस दौरान काफी अधिक मात्रा में, और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जो है वो क्राइसिस के दौर से गुजर रहे थे कोविड के दौरान, तो ये काफी राहत भरी खबर जो है, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से बहुत सहानुभूति भरा कोविड-19 के परिवार वालों को मिला हुआ है। जी बिल्कुल, इस पूरी खबर को यहाँ पर एक परिजनों के लिए अगर मैं बात करूं तो एक राहत की खबर भी कह सकते हैं रवि, क्योंकि वाकई आपने सही कहा कि एक बड़ी क्राइसिस से यहाँ पर परिजन भी काफी परेशान थे। जी बिल्कुल, ये काफी राहत भरी खबर है अब उन परिजनों के लिए जिनके रिश्तेदार या फिर जिनके जो साथी थे वो गुजर चुके थे कोविड के दौरान। तो एक बहुत बड़ी राहत है सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसके लिए जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट, इसको पारदर्शिता रखने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर, ताकि किसी भी तरीके की इसमें किसी भी कोविड-19 के परिजन जिनकी मृत्यु हुई थी उनको कोई दिक्कत ना आए, तो ये काफी पारदर्शिता के साथ पोर्टल के ऊपर जो है इसको इससे राशि को दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को 50,000 प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है।
तो वहीं अब खबर चंडीगढ़ से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल पहुंचे। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे, साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचने के कई मायने भी यहां पर निकाले जा रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर यहां प्रधानमंत्री से चर्चा भी हो सकती है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे और चंडीगढ़ पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, उन्हें वापस चंडीगढ़ लौटना पड़ा। लेकिन अब उनकी ये मुलाकात कई मायनों में काफी अहम भी मानी जा रही है। सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंचेंगे और कई अहम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री से बात हो सकती है। किसान कानूनों को वापस लेने के बाद ये पहली यहां पर मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रधानमंत्री की हो रही है। साथ ही साथ काफी अहम फैसले भी हो सकते हैं, काफी अहम बातों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के साथ ही आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी कर सकते हैं। इससे पहले भी ये मुलाकात होनी थी, यानी कि कल ये मुलाकात होनी थी गुरुवार को, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को वापस चंडीगढ़ लौटना पड़ा, लेकिन आज ये मुलाकात संभवतः हो सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होना बाकी है। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि किसान कानूनों को वापस लेने के बाद, कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की होगी। तो हमारे साथ इस पूरी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा जुड़ गए हैं। सुभाष शर्मा जी, चंडीगढ़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। किन्हीं मायनों में काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात आज की देखी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, वो यूएस वाला जो कहता है डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उनकी वो खबर मीटिंग, उसमें ताइवान को बुलाया, चाइना को नहीं बुलाया, पाकिस्तान को बुला लिया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और आज की मुलाकात काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद आज की जो मुलाकात है उसे कई कारणों से काफी अहम भी माना जा रहा है। तो ये मुलाकात गुरुवार को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, जिस वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चंडीगढ़ वापस लौटना पड़ा। लेकिन आज ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। चलिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ और खास।